Mm. So first we'll discuss some basics of आंसर राइटिंग. हो सकता है जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शायद कुछ चीज़ें रिपीट हो, बट कंसिडरिंग दी न्यू स्टूडेंट्स, न्यू बैचेस जो ऐड हुई है, तो अगर जो ऑलरेडी से चल रहा है उसको ही अगर हम कंटिन्यू करेंगे, सो ये क्लास शायद न्यू स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल ना हो. तो मैं पहले कुछ बेसिक्स यहाँ पर कवर करूँगा आंसर राइटिंग के, देन वी विल स्विच टू द एडवांस. मतलब हम पहले बेसिक्स, देन हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे. नाउ लाइव स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग. एम आई ऑडिबल? प्लीज़ कंफर्म कमेंट करके. यहाँ पर आंसर राइटिंग को मैं हमेशा कहता हूँ कि आंसर राइटिंग इज एन आर्ट. आर्ट है मतलब क्या? आंसर राइटिंग, व्हाट डू यू थिंक? इट्स ऑल अबाउट जस्ट एक्सप्रेसिंग द फैक्ट्स विच यू नो. ऐसा होता है आंसर राइटिंग में, बस आपको कुछ फैक्ट्स पता है और उसी फैक्ट्स को आपको लिखना है. ये तो रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगा ना. अगर आपको कहा जाएगा फिर तो आप बस यहाँ पर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हो. यू नो समथिंग फ्रॉम द लक्ष्मीकांत, यू नो समथिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक्स बुक्स और द ज्योग्राफी बुक और द हिस्ट्री बुक, और उसको आप लिख रहे हो. तो यूपीएससी के एग्जामिनेशन में कंपटीशन इतना ज़्यादा है और टैलेंट की अपने देश में कोई कमी नहीं है एज सच. अगर आपको लगता है यू नो सम फैक्ट्स, यू नो द डेफिनेशन ऑफ सर्टन यू नो टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, अगर आपको पता है कि आपको आर्टिकल 13 का डेफिनेशन पता है फॉर एग्जांपल, आप उसको लिख सकते हो. अगर आपको यहाँ पर डेफिनेशन पता है या फिर फीचर्स पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या क्या है, ये अगर आप सब लिख सकते हो, दैट डजंट मीन कि यहाँ पर आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि नोइंग फैक्ट्स ये सेकेंडरी है, ये एक वैल्यू एडिशन के तौर पर है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ. तो एक्सप्रेस करना मतलब ये तो कोई इमोशनल फीलिंग तो नहीं है कि इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है. देन हाउ यू एक्सप्रेस का मतलब होता है यहां पर आप कितने ऑथेंटिसिटी के साथ जेन्युइनली अपने खुद के भाषा में, अपने खुद के लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको लिख रहे हो. अभी यहां पर आपका एक्सप्रेशन जो है वाइल राइटिंग द आंसर, इट शुड बी यूनिक. अगर वही घिसे पीटे आंसर्स आप सब लिखोगे, लक्ष्मीकांत तो हर कोई पढ़ रहा है, फिर जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, देर आर लैक्स ऑफ एस्पेरेंट्स, उन सबको ये पता है. थाउजेंड्स ऑफ एस्पेरेंट जो मेंस लिखने वाले हैं उनको भी पता है. ऑन एन एवरेज 10,000 स्टूडेंट्स इंडिया में मेंस लिखते हैं. ऑन एन एवरेज 10,000 स्टूडेंट्स. सो देर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर फॉर द प्रीलिम्स. ठीक है, उसमें से कुछ एवरेज 10,000 बच्चे यहाँ पर मेंस लिखते हैं, एंड आउट ऑफ दीज 10,000 स्टूडेंट्स कुछ तो 1,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं. ये रेशो है, आपको पता होना चाहिए. नाउ अभी प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, नॉर आई एम ऑथोराइज टू यू नो say something or to doubt on the preparation or the commitment of the students. but एक जनरल ऐसा देखा जाता है, जो एक एवरेज निकाल के मैं आपको बता रहा हूं. those who qualify the prelims, they are considered as sincere aspirants. जरूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्वालिफाई कर रहे हो. ये पॉइंट आज थोड़ा सा आप घर लेके जाना, जो मैं आपको बताने वाला हूं. एंड आई एम नॉट हियर टू गिव यू सम फेक कॉन्फिडेंस. I'm not here to show you some fairy tales, dreams. आपका हो जाएगा, then you will go to मसूरी, फिर ऐसा होगा वैसा होगा. I'll just show you the reality. मुझे एक जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे किसी ने एक रील भेजा था, उसमें लिखा हुआ था कि यूपीएससी का स्टोरी इज नॉट अबाउट दीज सो कॉल्ड 951 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स. वो जो स्टोरीज दिखाई जाती है ना कि 950 प्लस हर किसी सक्सेसफुल कैंडिडेट के घर में क्या हुआ, सेलिब्रेशन कैसे हुआ, उसको फेलिसिटेट कैसे किया गया, ये सब दिखाया जाता है. लेकिन द रियल स्टोरी इज अबाउट दीज 3-4 लाख स्टूडेंट्स जो एनुअली अपीयर होते हैं और जिनके घर में आज सन्नाटा है. दैट्स द रियल स्टोरी ऑफ यूपीएससी. कि उसके बारे में कोई बात नहीं करता है. सक्सेसफुल जो है उनके बारे में सभी बात करते हैं. सो सक्सेसफुल कैंडिडेट और जो कैंडिडेट मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनमें अंतर क्या है. नाउ आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन कि प्रीलिम्स क्वालिफाई ना होने के रीजंस क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे.
ऑफ कोर्स वी विल टेक सम स्ट्रेटेजी सेशंस फॉर द प्रीलिम्स एज वेल, जिनको इस बार का प्रीलिम्स देना है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कंपैरिजन बिटवीन दोज हु क्वालिफाइड मेंस, दोज हु कुडंट क्वालिफाइड मेंस एंड दोज हु आर इन द फाइनल लिस्ट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी थ्रू आउट प्रिपरेशन जर्नी में आप सक्सेसफुल हो ना हो, ऑफ कोर्स आई विल प्रे टू माई गॉड कि आप सक्सेसफुल ही हो, बट आई विल बी वेरी रियल, आई विल कीप इट वेरी रियल। ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो कि मेरे जैसे हंड्रेड्स ऑफ फैकल्टी हर क्लास में यही कहते होंगे, हर किसी का एक्सपेक्टेशन यही होगा। दिल्ली में बैठा फैकल्टी हो या गुवाहाटी में बैठा फैकल्टी हो या पुणे में बैठा फैकल्टी हो या इलाहाबाद में बैठा फैकल्टी हो, हर कोई टीचर का सपना यही होता है कि उसका फर्स्ट बेंच से लेकर लास्ट बेंच तक सभी सिलेक्ट होने चाहिए। लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं मुझे ये बात पता है कि मेरे सभी बच्चे सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो खैर, अगर आप सिलेक्ट ना भी हुए, इस पूरे प्रिपरेशन से अगर आपको कुछ लेके जाना है तो एटलीस्ट एक मेंस लिख के जाओ। अगर आप मेंस लिखते हो एटलीस्ट, ऑफ कोर्स मैं तो चाहूंगा कि आप सिलेक्ट ही हो, लेकिन अगर आपका मेंस लिखना ये आपके इस बात को ऑथेंटिकेट करता है कि आप एक सिंसियर एस्पायरेंट थे। अंडरस्टूड? डू यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? एटलीस्ट एक मेंस लिखना आपके प्रिपरेशन को ऑथेंटिकेट करता है। फिर कोई भी ये नहीं कह सकता है कि अरे ये उतना सीरियस एस्पिरेंट नहीं था, सीरियस था इसलिए मेंस लिखा। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना इज द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट स्टेज जो आपको सर्टिफिकेशन देता है कि यू आर अ सिंसियर एस्पायरेंट, यू आर अ सिंसियर एस्पायरेंट, और आपने यहां पर सिंसियरली प्रिपरेशन किया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स मेंस लिखते हैं वो सारे के सारे 10,000 कैंडिडेट्स यहां पर सिंसियर ही माने जाते हैं, जिनका एक बेसिक नॉलेज बेस बहुत अच्छा है। और ये बात आप भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कभी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, कभी सोशल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। आप जिन्होंने मेंस लिखा है, फिर वो एपीएससी का हो, एपीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो, और जो प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई किए हैं, आप जब दोनों एस्पायरेंट से बात करोगे, दोनों एस्पायरेंट से बात करने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि मेंस लिखने वाले का जो उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा बेटर है, और जिसने क्वालिफाई नहीं किया है वो यहां पर थोड़ी हवा में बातें करता है। जिसमें सब्सटेंस होता है वो टू द पॉइंट बात करेगा। ये डिफरेंशिएट आप खुद करना, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये फिल्टर आउट आप कर सकते हो। सो दैट विल गिव यू इनसाइट एंड द अंडरस्टैंडिंग कि मेंस जो एस्पिरेंट्स लिखते हैं उनके सिंसियरिटी पर कभी डाउट नहीं लेना चाहिए, वो सिंसियर एस्पिरेंट्स ही रहे होंगे। ठीक है, अभी ऐसे जब 10,000 सिंसियर एस्पिरेंट्स एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं, तो मैं पर्सनली मानता हूं कि ये रियल कंपटीशन है। प्रीलिम्स ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। पर्सनली आई फील, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स ये कंपटीशन नहीं है। प्रीलिम्स इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। द रियल कंपटीशन बिगिंस विद द मेंस, जो फिल्टर आउट हो जाते हैं बाकी के नॉन सीरियस जो भी एस्पिरेंट्स है वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कुछ 2-4% ही होते हैं, ज्यादा नहीं, 2-4 या मैक्सिमम 5% एस्पिरेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो सिंसियर है लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ। मे बी लक फैक्टर, मे बी सिली मिस्टेक, ये आज के क्लास का टॉपिक नहीं है, तो मैं प्रीलिम्स के टाइम उसको बात करूंगा। तो यहां पर 10,000 सिंसियर एस्पिरेंट्स जो मेंस लिखते हैं, दैट्स द रियल कंपटीशन ऑफ यूपीएससी। प्रीलिम्स इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट, दो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट द रियल कंपटीशन मेंस। तो मेंस में यहां पर आपका एक्सप्रेशन ये यूनिक होना चाहिए। अगर आप वही घिसा पीटा लिखोगे, सारे 10,000 एस्पायरेंट जो मेंस लिखने वाले हैं वो लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, वो शायद यहां पर आपके जो भी कोई रेफरेंस बुक्स दिए होंगे, बिपिन चंद्रा वो भी पढ़ने वाले हैं, माजिद हुसैन या सविंद्रा सिंह या जो कोई आपके ये बुक्स है, जितना मुझे पता है, बाकी के सब्जेक्ट्स का मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मतलब अभी मैं प्रिपरेशन में था तब बुक्स अलग थे, शायद अभी बुक्स अलग होंगे, तो हर कोई उसको पढ़ने वाला है। तो आप जब भी आंसर लिखते हो, आंसर लिखते वक्त इस बात को एंश्योर करना कि आपका आंसर का एक्सप्रेशन जो आप लिखोगे उसका जो बेस है, जो बुक में दिया हुआ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसका बेस बुक में दिया हुआ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या लिखना है उसका थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन आप अपने तरीके से कर सकते हो। अंडरस्टैंड? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सपोज आई कोट वन एग्जाम्पल। मान के चलते हैं कि
यहां पर आपको अपने यूट्यूब पर कोई कुकिंग का एक वीडियो देखा, यू हैव टू प्रिपेयर सम डिश जो उन्होंने दिखाई है, या कुछ रिटर्न इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे, लेट्स से कि आपको दाल चावल बनाना है, आपको दाल बनानी है, ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप एज इट इज उस इंस्ट्रक्शंस को जब फॉलो करके बनाने जाओगे तो वो काफी मोनोटोनस हो जाएगा प्रोबेबली, ठीक है। लेकिन कंसिडरिंग दोज इंस्ट्रक्शंस, आप थोड़े बहुत स्पाइसेस, सॉल्ट, थोड़ा बहुत उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स, कुछ एडिशन, ये अपने तरीके से अगर करते हो, यू विल परफॉर्म बेटर, शायद आपका डिश टर्न आउट टू बी अ वेरी डिलीशियस। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, हाँ मैंने इंस्ट्रक्शंस देख लिए, इंस्ट्रक्शन में कहा है कि नॉट मोर देन 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, तो अगर आपको ये बेसिक पता है कि सॉल्ट बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो सकता है, तो आप फिर इंस्टेड ऑफ 1 टीस्पून आप शायद उसको हाफ टी स्पून ऐड कर दो। लेकिन इंस्ट्रक्शन में दिया है नॉट मोर देन 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और आप ये कहोगे कि हाँ मैं नहीं मानता हूं, सॉल्ट डालना है मुझे इतना पता है, मैं 3 चम्मच सॉल्ट डाल दूंगा, नहीं चलेगा ना, देन इट विल टोटली मेस्ड अप द डिश। अगर आपको कुछ स्पाइसेस बताए गए हैं कि वो किस अमाउंट में, कैसे, कितने डालने चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा सा ऑल्टर करने की कोशिश करो, ठीक है। लक्ष्मीकांत में या किसी भी एक बुक में कोई कॉन्सेप्ट बताया गया है, कुछ एक्सप्लेनेशन अगर दिया गया है, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो होती है, जो मैं फाउंडेशन क्लास में बार बार कहता हूं, कई बार तो आप लोगों ने मेरी डांट भी खाई है, कितने तो भी बार, कि स्क्रिबल करो, मैं आपको कहते रहता हूं। जब भी मैं क्लास में कुछ पढ़ाता हूं तो पढ़ाते वक्त यहां पर आपको क्या करना है, उसको लिखते रहना है, स्क्रिबल करते रहना है वो पॉइंट्स को, कि हाँ इससे क्या होता है। मैंने एक बार ये भी कहा था, शायद मेरे एग्जिस्टिंग या प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स के चेहरे में देख पा रहा हूं, यहां पर मैंने ये भी कहा था, जो भी आप यहां पर स्क्रिबल करते हो, लिखते हो, ये जब आप मेंस लिखने जाओगे तो फ्यूचर में ये आपके एसेट्स होने वाले हैं। ये आपने किया हुआ स्क्रिबल इन योर ओन वर्ड्स, भले ही आप उसको एसएमएस में लिखो, अपनी खुद की भाषा में लिखो, बाद में उसको ट्रांसलेट करो, लेकिन आपको वो करना है। उससे रिलेटेड यहां पर कुछ भी न्यूज सत्यजीत सर के एनपीएम में होती है, तो उस न्यूज का कुछ एडिशन आपको करना है। आई टोल्ड यू इन मेनी क्लासेस नो, कि आप लिखते वक्त एक पैसेज एक बना के एक गैप छोड़ो पेज में, जो वैल्यू एडिशन के लिए होगा, तो ये आपको करना है। डोंट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। कॉपिंग एंड पेस्टिंग या आंसर राइटिंग नहीं होता है। योर आंसर शुड बी इन योर ओन वर्ड्स, बट डू नॉट फॉरगेट द बेस। कॉन्सेप्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी आपका एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने स्टूडेंट्स को म्यूजिक में इंटरेस्ट है? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहां पर आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, इसलिए मैं कुछ आर्ट फॉर्म्स के एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। म्यूजिक में कोई इंटरेस्टेड है? यहां पे कोई गाना नहीं सुनता है क्लास में? हाँ, तो स्पॉटिफाई तो सबके पास होगा, गाना तो सुनते होंगे। अच्छा ठीक है, अभी जो नेक्स्ट से मेरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हो सकता है सभी लोग इसका उसके साथ एग्री ना करें या उसके साथ एसोसिएटेड ना हो। देर इज समथिंग कॉल्ड रागाज इन संगीत। राग पता है ना आपको? राग मल्हार या राग यमम, ये सभी रागाज है। आज जस्ट फॉर, मैं कह रहा हूं इसके लिए एक बस 2 मिनट का मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, बस वो आज घर पे जाके करना। असाइनमेंट मतलब इट्स नॉट एकेडमिक असाइनमेंट, इट्स नॉन एकेडमिक असाइनमेंट। आज घर पे जाके सर्च करना कि राग मल्हार पर बेस्ड कितने सॉन्ग्स अवेलेबल है। सिर्फ एक राग के ऊपर बेस्ड बहुत सारे सॉन्ग्स, मल्टीपल सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे। डू यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? मैं क्या बताना चाहता हूं, समझ रहे हो आप? राग जो होते हैं, राग मल्हार होता है, राग यमम होता है, या बाकी के जो राग होते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हेलो, हाँ ठीक है, ग्रेड काय ला किती आहे? ठीक आहे, चांगलं आहे. ठीक आहे, आता लगेच करायचं आहे का ते पेमेंट? हाँ ठीक है, हाँ घेऊन घे सगळं, ठीक आहे, हाँ।
तो बेस्ड ऑन द राग मल्हार आपको ऐसे 10+ सॉन्ग्स तो आराम से मिल जाएंगे। ऐसा राग मल्हार तो ये बेस हो गया ना, कोई भी राग ये एक बेस है, उस बेस के ऊपर मतलब उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग सॉन्ग्स हो सकते हैं। बारिश के ही आपको ऐसे सैकड़ों सॉन्ग, हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स आपको बारिश के ऊपर मिल जाएंगे विच आर बेस्ड ऑन राग मल्हार में भी। तो वैसे ही आपके जो ये बुक्स है, आपके जो रेफरेंस बुक्स है, या फिर जो कोई कॉन्सेप्ट्स हम आपको क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ाते हैं, वो हो गया आपके संगीत के अंदर का एक राग। ठीक है, उसके ऊपर आप कौन सा गाना, कौन सा धुन कैसे बनाना चाहते हो, दैट्स योर स्किल। ठीक है, राग मल्हार के ऊपर आपको सॉन्ग ये शायद संस्कृत में भी मिल जाएगा, शायद हिंदी में भी मिल जाएगा, शायद कन्नड़ा में भी मिलेगा, शायद एसएमईज में भी होगा, शायद मराठी में भी मिल सकता है। तो ऐसी अलग अलग भाषाओं में, तो इट्स योर स्किल। यहां पर सिंगर, म्यूजिशियन उस राग को भूलते नहीं है, वो राग के बेसिस पर ही वो यहां पर उनका म्यूजिक कंपोज करेंगे, गाना गाएंगे। तो ये एग्जाम्पल आंसर राइटिंग के लिए कभी भी मत भूलना जो मैंने आपको दिया है। राग ये कॉमन है, उसका बेस कॉमन रहेगा। नाउ इट्स योर स्किल कि आपको उसको गाना कैसे है। सो ट्राई टू बी अ अरिजीत सिंह, नॉट नेहा कक्कर। ठीक है, जो अच्छे सिंगर है उनको कॉपी करने की कोशिश करो। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ नेहा कक्कर आपको यहां पर मिल जाएंगे, जो पर्सनली मैं मानता हूं कि वो सिंगर नहीं है, वो ऐसे उठ के सिंगर बन चुके हैं। तो ट्राई टू बी मोर ऑथेंटिक। हमारे बेस को कभी नहीं भूलना है, बुक्स को कभी नहीं भूलना है। और आपका बेस स्ट्रांग कब होगा, जब आप स्क्रिबल करोगे, जब आप यहां पर लिखोगे। क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यहां जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं या हमारे बाकी के फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं, अभी आप तो स्मार्ट हो उतने, यू आर मैच्योर, यू आर स्मार्ट, सिंसियर भी हो। मैंने कल परसों किसी क्लास में कहा था कि मेरे जितने भी बैचेस में मैंने बच्चे देखे एसपीएम में, मुझे उनके सिंसियरिटी पर कभी भी डाउट नहीं आता है। डैम सिंसियर, डैम सीरियस, मैं ये बात मानता हूँ। हो सकता है क्लास के बाहर आप थोड़े फनी हो सकते हो, ह्यूमरस हो सकते हो, लेकिन क्लास के अंदर आपका सिंसियरिटी, एंड आई रियली प्राउड ऑफ दैट, फॉर योर सिंसियरिटी। नॉट फॉर सिलेक्शन होने के बाद तो और ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, बट फॉर योर सिंसियरिटी 10 on 10 मैं आपको देता हूँ। तो यहां पर क्या होता है, आप सिंसियरली सुनते हो कॉन्सेप्ट को, लेकिन आपको इतना तो आपने अब तक जज कर लिया होगा ना कि हम सभी फैकल्टी आपको पढ़ाते वक्त एज इट इज बुकिश कॉन्सेप्ट तो नहीं, मतलब पढ़ के तो नहीं बता रहे ना आपको। कुछ स्कूलों में ऐसा होता था, मेरे स्कूल में ऐसा होता था, साइंस के टीचर आते थे, साइंस के टीचर आने के बाद वो पूरा साइंस का बुक सामने रख के कहते थे हाँ ये लिख लो, फिर वो हमें लिखवा देते थे और वही चीज, वही सेम शब्द, वही मोनोटोनस घिसा पीटा बोल के हमें समझाते थे। हम लोग तो वैसा नहीं कर रहे। हम आपको जो कुछ पढ़ के आए हैं, सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या हमारे बाकी के फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं, मेरे टीचिंग का बेस शायद लक्ष्मीकांत हो सकता है, लेकिन मैं लक्ष्मीकांत के वर्ड टू वर्ड तो आपको नहीं पढ़ा रहा हूं ना। या हमारे एसपीएम बुकलेट के जो शब्द है उनको तो मैं वर्ड टू वर्ड आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। डू यू अंडरस्टैंड? उनको तो मैंने वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा है, उसको मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज किया है ना। मैं कभी कभी उसमें केस स्टडीज ऐड करता हूँ, कभी कभी मैं उसमें स्टोरीज ऐड करता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, कभी कभी कुछ केस स्टडी। और ये वैल्यू एडिशन करेंगे सत्यजीत सर। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये स्टेटमेंट हमेशा करता हूँ कि योर सक्सेस इज इनकम्प्लीट विदाउट सत्यजीत सर्स न्यूज़पेपर एनालिसिस। वो करना ही है, वो मैंडेटरी है। सर आपके लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस करा के देते हैं, सर आपके लिए थाउजेंड्स ऑफ करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर करा के देते हैं। तो वो क्या है, वो आपका एक जो है आंसर को ऑथेंटिकेट करता है। तो यहां पर आप समझते हो, सुनते हो, लेकिन जब मैंने लक्ष्मीकांत को मेरे तरीके से थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है, वो मॉडिफाई करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, ये सब कुछ मैं यहां पर कर रहा हूं। राइट, क्लियर हो गया? नाउ जब आप मुझे सुनोगे तो मुझे बताओ, यहां पर बैठे सारे मेरे बच्चे यूनिक है, अलग है, आपका सोच अलग है, आपका 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 आप हर कोई इंडिपेंडेंट विचार रखते हो ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सबके चॉइसेस सेम हो। हर कोई आप अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हो ना अपने आप को। गुस्सा आने पर शायद ये शांत हो जाते होंगे, शायद ये मेडिटेशन करते होंगे, शायद आप बहुत खाना खाते होंगे। ऐसे भी मैंने लोग देख, गुस्सा आया बहुत ज्यादा दबा के खा लो।
तो हर कोई पर्सनैलिटी यहाँ पर यूनिक है, हर किसी का एक्सप्रेशन यहाँ पर यूनिक है। तो ऑब्वियसली मैंने लक्ष्मीकांत को एक ऑथेंटिसिटी के साथ थोड़ा सा मॉडिफाई कस्टमाइज करके मैं आपको सर्व कर रहा हूँ। तो जो क्लास में मैं या बाकी के फैकल्टीज आपको यहाँ पर सर्व करते हैं वो फिर आप अपने तरीके से लिखो ना। फिर मैंने अगर आपको डीपीएसपी का टॉपिक समझाया है तो आप डीपीएसपी के फीचर्स या पार्लियामेंट के फीचर्स आप अपने भाषा में लिखो, मुझे सुनते सुनते आप अपने भाषा में। सो डोंट यू थिंक कि सबके एक्सप्रेशंस यहां पर यूनिक होंगे? यूनिक होने के बाद फिर उसमें कुछ वैल्यू एडिशंस आपको करने हैं, ठीक है? ये सभी एस्पेक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। तो करना क्या होता है, क्लास जब आप अटेंड करते हो स्क्रिबल करो, लिखो, सत्यजीत सर का एनपीए देखो, फैक्ट्स कलेक्ट करो। फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इतना सारा फैक्ट हमें कैसे क्या मगअप करना होगा या कैसे क्या याद रखना होगा। तो उन सभी फैक्ट्स को याद रखना ये मैंडेटरी होता है, एक्सट्रीमली मैंडेटरी, क्योंकि तभी आप सिलेक्ट होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपको फैक्ट्स याद रखने की जरूरत नहीं है और आप ऐसे ही सिलेक्ट हो जाओगे। नो, यू मस्ट मेमोराइज ऑल दी फैक्ट्स, तभी जाके चीजें यहां पर आपके फेवर में काम करेगी, ठीक है? तो जब आप आपके पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हो, जब आप फैक्ट्स ऐड करते हो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपने स्क्रिबल करने के बाद आपका एक्सप्रेशन यूनिक बनता है। एंड व्हेन यू ऐड फैक्ट्स को ऐड करने के बाद यहां पर आपका आंसर का ऑथेंटिसिटी बढ़ जाता है। तो आंसर को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको यहां पर आवश्यक है कि कुछ फैक्ट्स उसको ऐड करना ही करना होता है, ठीक है? ठीक है, क्लियर हो गया? अभी यहां पर एक, जब आपने फैक्ट्स ऐड कर दिया, फैक्ट्स ऐड करने के बाद यहां पर कहां पर आपको रुकना है, कितने अमाउंट में फैक्ट्स ऐड करने हैं, ये आपका डिपेंड किस पर करता है कि आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कहां पर रुकना चाहिए, कितना किस में क्या लिखना चाहिए, ठीक है? तो आज ये बेसिक स्किल सेट भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ एक छोटा सा असाइनमेंट अभी हम करेंगे। बिफोर आई टेल यू द असाइनमेंट, यहां पर मुझे जेन्युइनली सब बताना, बहुत सिंसियरिटी के साथ, मैं कोई किसी के ऊपर नहीं हंसेगा। शायद आपका फर्स्ट ऐसे होगा स्कूल में, माय काउ, मेरी गाय, इसके ऊपर आपने ऐसे लिखा होगा। सो रिकॉल करो और बताओ कि माय काउ, उसके ऊपर आपने उस समय क्या क्या लिखा था। What you wrote on my cow in your school? Yes, very good. आपने उसके फीचर्स पहले तो लिखे होंगे, 2 सींग है, 4 पैर है, एक पूंछ है, उसका ये कलर है, वो दूध देती है, इट्स अ मिल्क एनिमल, हमारे फैमिली का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसके दूध के कारण हम हेल्दी है, हम उसको घुमाने लेके जाते, वॉट एवर। ये कुछ बेसिक्स आपने यहाँ पर माय काउ के ऊपर प्रोबेबली यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है? नाउ तो इसका मतलब आपका जो आंसर लिखना था, मैं मानता हूं कि हमारे एकेडमिक्स में जो भी हम आंसर्स लिखते हैं टिल ग्रेजुएशन आपने लिखे हुए आंसर्स को मैं बहुत मोनोटोनस मानता हूं, क्योंकि आप बुक के बाहर नहीं जाते हो। आपके स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में आपने जो भी पेपर्स लिखे होंगे, आप बुकिश कॉन्सेप्ट में ही घिरे रहते हो। हमारे एंटायर एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं मानता हूं कि ऐसे में यहां पर बच्चों का जो यूनिक एक्सप्रेशन है वो थ्रू आउट एकेडमिक करिकुलम बाहर आता है। हर किसी का ऐसे अलग अलग होता है। तो अगर आपने आंसर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में अब तक अगर कोई प्रैक्टिस आपका हुआ है पास्ट में, तो वो आपके ऐसे राइटिंग से थोड़ा बहुत हुआ है। तो आपने अगर माय काउ इस टॉपिक के ऊपर एज एन यूपीएससी एस्पेरेंट अगर आपको ऐसे लिखना है, तो आप कौन से एक 10 पॉइंट हाईलाइट करोगे, ये आप लिखिए सोचकर, टेक योर टाइम। टॉपिक इज वेरी सिंपल,
माय काउ, नोट इट डाउन, आपको सोचना है और सोच के आपको बताना है कि माय काउ के लिए आप कौन से यहां पर 10 पॉइंट मेंशन करोगे। कि आपने क्या क्या लिखा, आपका हो गया एटलीस्ट 5 पॉइंट्स किसने लिखे? हाँ बेटा आप बताओ क्या क्या आप लिखोगे। नहीं नहीं आप बैठे रहो, नो इश्यूज, मैं आ जाता हूं। हाँ सॉरी, ओ वेरी गुड। तो आपने, हम इसको सभी के पॉइंट्स हम नोट करेंगे। फर्स्ट हम इस बच्चे के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आपने लिखा, नहीं नहीं इंटीग्रल पार्ट में समझ गया, चलो वो भी लिख लेते हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिली, ठीक है, ये आपने पहला पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट आपने लिखा कल्चरल सिग्निफिकेंस। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चा? लाइव स्टॉक, ओके ठीक। और ओके उसके बायोलॉजिकल वेस्ट से, हाँ। तो और कुछ लिखा है आपने इसके आगे भी बताइए फर्टिलाइजर्स के अलावा? हाँ वेरी गुड। तो यहां पर आपने इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस लिखा है, जिसमें मैं फर्टिलाइजर्स वाला, उसके बायोलॉजिकल वेस्ट से फर्टिलाइजर्स बनते हैं, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, ये मैंने क्लब कर दिया। और क्या ऐड किया है आपने? ओके सो बुलॉक या फिर आपके एग्री एक्टिविटीज के लिए इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में हम लिखते हैं कि एग्रीकल्चर में उसका एक असिस्टेंस आ जाता है। और कुछ है? हाँ ओके दैट्स फाइन, बट विथ, कैन यू अलाउ मी टू इरेज दिस पॉइंट? यहां पर मुझे काऊ के बारे में चाहिए, आप उसको क्या फीड करते हो ये शायद मुझे यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, बट स्टिल आई विल मेंशन यार कि उसके फीडिंग के बारे में आपने लिखा है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स है? इतना ही है। और किसके किसके हैं? हाँ हाँ पढ़ा के अब, यू टेक योर टाइम, तब तक आप बता सकते हो आपके कौन से पॉइंट्स थे। सिविलाइजेशन, सॉरी क्या क्या? हाँ तो विथ रेफरेंस टू सिविलाइजेशन आपने लिखा है कि वो एक, ओके तो यू मीन टू से कि सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये जो हमारा इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशन में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट्स व्हाट यू मीन टू से? ओके तो आपने यहां पर सिविलाइजेशन का एस्पेक्ट लिखा है। लाइव स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी सम, अलाउ मी सम टाइम, मैं आपके पॉइंट्स की तरफ भी आता हूं। हाँ और हाँ इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस रिपीट हो गया तो वो पॉइंट नहीं लिखूंगा। तो यही 2-3 पॉइंट्स है आपके। हाँ यू टेक योर टाइम, या फिर हाँ हाँ ऑफ कोर्स यू कैन। हाँ ओके ओके वेरी गुड, दैट्स फाइन। मतलब कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी मेंशन करके रखे हैं यहाँ पर। हाँ बेटा आपका कुछ पॉइंट्स है? ओके और ओके ओके तो यहाँ पर इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस में आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कुछ आपके मिल्क प्रोडक्ट्स,
और कुछ है? ये यूनिक पॉइंट था आपका। और कुछ है इसके अलावा? हाँ बेटा आपका। ओके तो ओके ओके ओके। बीफ कंजम्पशन। और क्या है? बाकी सब सेम ही है। ओके आपके हो गए बेटा आपके। सॉरी सॉरी। वेरी गुड, दैट्स द थिंग कि मैंने जब इस बच्चे ने ये कहा मिल्क प्रोडक्ट का, तो यहां पर मैंने वो ऐड किया, तो ये भी मुझे एक बहुत फैंटेस्टिक पॉइंट लगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अमूल हो गया, प्रो भी हो गया। ठीक है, और क्या बेटा आपके? बाकी सब कॉमन ही है। हाँ बेटा आपके कुछ अलग है इनके अलावा? सेम वही है। हाँ मैडम बेटा आपके। गवर्नमेंट नो। काउ इज, किसने कहा काउ इज इंडेंजर्ड? ओके। हम्म। ओके सो यू मेंशन अबाउट कि उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है। ओके तो हम अगर लिखते हैं कि पॉपुलेशन और एग्जिस्टेंस, इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ओके फाइन। और कुछ है अलग पॉइंट्स? हाँ बेटा आपके पॉइंट्स। क्या नहीं लिखा? कुछ भी नहीं? कुछ तो होंगे। वो आपने लिखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। ओके ठीक है, दैट्स फाइन। हाँ बेटा आपके पॉइंट्स क्या क्या है? अरे ये घर की बात है, कोई किस पर हंसेगा नहीं। दिस इज जस्ट इनिशियल फेज, तभी तो आप सीखोगे। सॉरी लेस। हाँ मोस्टली डिपेंडेंट्स ऑन। ओके ओके हाँ 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 अंडरस्टूड। ओके डू यू हैव एनी अदर पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड? बाकी सारे पॉइंट्स यही है जो हमने डिस्कस किया। नाउ आई विल गो थ्रू पॉइंट्स मेंशन बाय सम लाइव स्टूडेंट्स। ओके दिबाकर के पॉइंट है एग्रीकल्चर काउ डंग यूरिन कैन बी यूटिलाइज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन दिबाकर का पॉइंट है बायोगैस। ये हम दोनों में मिलके लिख सकते हैं। ठीक है, यू विल एंजॉय दिस एक्सरसाइज। आपको आज कुछ अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे आंसर राइटिंग के। पहले मैं सारे पॉइंट्स एक बार नोट कर लेता हूं। पराज ने कहा है मिल्च एनिमल है। ओके वो हो गया। दिबाकर ने कहा है रूरल एम्प्लॉयमेंट, कल्चरल सिग्निफिकेंस, हिंदू कल्चर, लाइवलीहुड। ठीक है, तो यहां पर दिबाकर का जो पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट का, मैं उसको यहां पर मेंशन कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद पराज ने कहा है कि काउ प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू फैमिलीज, काउ कैन मेक सिग्निफिकेंट चेंज इन द लाइफ ऑफ मार्जिनल फार्मर्स। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं कंप्लीटली अलग कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर लिखना चाहूंगा। फूड सिक्योरिटी एंड
न्यूट्रिशन, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यहाँ पर अलग से मेंशन करते हैं। देन बायोगैस का मैंने पॉइंट लिख लिया, दिवाकर ने बताया हुआ। जीरोम कह रहे रिलेशन टू रिलीजन, मतलब आई होप कल्चरल एस्पेक्ट में। नीलम कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स, ओके, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट आ गया है। पराज ने बाय प्रोडक्ट्स की बात कही है, फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड एक और यूनिक पॉइंट है पराज का कि काउ हैज़ द पोटेंशियल टू इकोनॉमिकली अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। इकोनॉमिकली अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। यस जीरोम, वो पॉइंट एक बच्चे ने कहा था, वो मैंने इंक्लूड किया है, लेकिन हम सभी पॉइंट्स का फिर से एक रिव्यू करेंगे। ओके, दिवाकर मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स, ओके। पियाली बेटा, कैन यू एक्सप्लेन इकोसिस्टम को मेंटेन रखने का पॉइंट आप कैसे यहाँ पर एलॉबरेट करोगे, या आप भी पॉइंट बता सकते हो। टू मेंटेन इकोसिस्टम क्या रोल हो सकता है। Cow is revered as mother in Hinduism, denoting compassion without discrimination and instilling compassion in human beings. Environmental concern, emission of methane from cow livestock. Oh, the मीथेन का CH4 ही होता है ना। ओके, ओके, ठीक है। अभी यहां पर और क्या पॉइंट्स थे हमारे। सिविलाइजेशन, बीफ कंजम्पशन, पॉपुलेशन एंड एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस में ही यहां पर मैं सिविलाइजेशन का पॉइंट यहां पर ऐड कर देता हूं। अभी ये जो हमारा ओवरऑल एक्सरसाइज हुआ है, ये एक्सरसाइज करते वक्त आपने सेल्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग किया होगा ना। आपने एकदम से 360 डिग्री में सोचना शुरू किया होगा। हो सकता है जब तक आप लिखना शुरू नहीं आपने किया था, तब तक शायद आप फुल्ली क्लास में इन्वॉल्व नहीं रहे होंगे, प्रोबेबली, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी कि प्रोबेबली आपका 20% ध्यान कहीं बाहर होगा, 10% ध्यान आपका स्ट्रेस कंजम्पशन, स्ट्रेस के कारण आपका डाइवर्ट हुआ होगा। हो सकता है किसी को भूख लगी होगी, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। बट वेन यू स्टार्टेड राइटिंग ऑन माई काउ, तो वो लिखते वक्त सडनली आपके आंखों के सामने काउ आया होगा, और आपने काउ के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें यहां पर डीप डीप करने की कोशिश की होगी, सोचने की कोशिश की होगी कि और कौन से पॉइंट्स उसमें ऐड किए जा सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स उसमें हो सकते। तब आप फुल्ली फोकस के साथ उसको आपने लिखना शुरू किया, डीप डीप किया, इंट्रोस्पेक्ट किया, एनालाइज किया, मल्टी डायमेंशनल तरीके से आपने उसको सोचना स्टार्ट किया। एग्जैक्टली दैट्स द स्किल सेट वी वांट व्हाइल राइटिंग द आंसर। आप काउ यहां पर ये एक बेस मानकर हमने 360 डिग्री में ये सारे पॉइंट्स यहां पर हमने लिखना शुरू किया। अभी आपके सामने ये जितने भी पॉइंट्स मेंशन है, अभी बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन थे, सबने लिखे हुए थे कि आपके 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 कुछ पॉइंट्स काफी कॉमन थे। लेकिन माय काउ के ऐसे को सबसे बेटर मार्क्स कब मिल सकते हैं, जब यहां पर आपने बहुत एक यूनिक कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखा होगा। तब सब यूनिक पॉइंट मस्ट बी देयर। अभी इस पूरे एक्सरसाइज में आपको लगता है कि कुछ तो एक एस्पेक्ट या फैक्टर मिसिंग है यहां पर। कोई एक एस्पेक्ट ऐसा है जो यहां पर थोड़ा सा मिसिंग सा लग रहा है, जो होना चाहिए था।
क्या एस्पेक्ट हो सकता है? एक पॉइंट है जो यहां पर इसको कंप्लीट करेगा। हाँ ऑफ कोर्स। करेक्ट। सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट की आप बात कर रहे हो, तो इस सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में और कौन सा पॉइंट ऐड किया जा सकता है? एग्जैक्टली कौन सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट आप यहां पर कहना चाह रहे हो? पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, बट किस प्रकार का पॉलिटिकल एस्पेक्ट? विच पॉलिटिकल एस्पेक्ट आर वी टॉकिंग अबाउट? ओके, और एक थोड़ा सा बोल्ड वर्ड है जो यहां पर इंक्लूड किया जा सकता है, रिकॉल करो, जो एक इशू था। डोंट यू थिंक इसमें आप मॉब लिंचिंग को ऐड कर सकते हो? मॉब लिंचिंग समझते हो ना, कि जस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस कुछ तो लगा और मॉब लिंचिंग कर दिया गया। ऐसा हुआ था कि उसके घर में जो मीट था, रेड मीट, वो गोट का था। किसी ने अफवाह फैला दी और वहां पर किसी ने कहा कि ये बीफ मतलब काऊ का मीट है, और उसको लोगों ने ही जान से मार दिया। उनके बेटे, जिनको जान से मारा, उनके बेटे इंडियन एयरफोर्स में थे, और उन्होंने फिर बाद में ये कहा कि आई विल स्टिल सर्व माई कंट्री। मेरा देशभक्ति मेरे पापा का मॉब लिंचिंग करने के बाद कम नहीं हुआ है, आई विल स्टिल सर्व माई कंट्री। और ये सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है। एंड पर्सनली मैं मानता हूं कि इट्स अ टाइट स्लैप ऑन द सोसाइटी जो उन्होंने कहा। व्हेन आई से इट्स अ टाइट स्लैप ऑन द सोसाइटी, इट स्लैप ऑन मेरे गाल पर भी, आपके गाल पर भी, सबके गाल पर। ये कलेक्टिव टाइट स्लैप उन्होंने मारा है कि आई स्टिल सर्व माई कंट्री। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स यहां पर आ सकते हैं। वंडरफुल। और क्या फैक्टर है जो मैं इसमें ऐड कर सकता हूं? ओके, बीफ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ नहीं। हाँ, ओके, मतलब वो इलीगली वहां पर बेचते हैं। ओके ओके, हाँ, तो कुछ इलीगल एक्टिविटीज, फाइन, ठीक है, वो भी मैं ऐड करूंगा ड्यूरिंग माय एक्सप्लेनेशन। और कुछ है जो पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो लाइव स्टूडेंट्स? यस पराज, वही पॉइंट था कि आपके काउ विजिलेंस, गोरक्षक या गोरक्षा दल, ये सो कॉल्ड गोरक्षा दल जो बने हैं, तो वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हो कि आजकल कोई भी उठ के यहां पर रक्षक बन जाता है। ठीक है, यहां पर गोरक्षक दल, और वो गोरक्षक दल विदाउट ऑथेंटिकेटिंग यहां पर किसी को भी मारते हैं। कोई भी ऐसा जो है तो अपने आप कानून को अपने हाथ में ले रहा है। ये बीच में ही ये बजरंग दल के कार्यकर्ता आके वैलेंटाइन डे को लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। दे आर नॉट ऑथराइज्ड, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, आप अडल्ट हो, इट्स योर लाइफ। कि कोई अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है या कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठा है, दैट्स योर लाइफ, दैट्स योर पर्सनल लाइफ। बजरंग दल आपको आके मोरल पोलिसिंग नहीं कर सकता है। तो यहां पर ये एक जो एस्पेक्ट है,
मोरल पॉलिसिंग, ये एक एस्पेक्ट यहां पर आ गया. एनीथिंग एल्स दैट वी कैन ऐड इनटू इट अपार्ट फ्रॉम दिस? कुछ है और जो ऐड किया जा सकता है? एक काम करना, आप यहां पर घर जाके एक दो दिन में जब भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी याद आता है, जस्ट पिंग में. हम नेक्स्ट सैटरडे के क्लास में उसके एक दो पॉइंट्स में पिक करूंगा. नाउ इतना बात तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू एसे ऑन माय काउ. इतना तो आप भी जानते हो. फिर हमने ये इतना सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग और एक्सरसाइज क्यों किया? जस्ट टू डेवलप द पर्सपेक्टिव ऑफ आंसर राइटिंग. ये एक बेसिकली एक एक्सरसाइज था कि आंसर राइटिंग हमें कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, उसके लिए हमने ये एक्सरसाइज यहां पर किया हुआ है. अभी ये जो कुछ आपने फैक्ट्स लिखे, इन फैक्ट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या चाहिए? ये जो पॉइंट्स लिखे उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए चाहिए आपको फैक्ट्स. तो यहां पर अगर कुछ फैक्ट्स आप मेंशन करते हो, तो फैक्ट्स जैसे कि क्या, हमारा टोटल कैटल पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, ये फैक्ट अगर आप यहां पर मेंशन करते हो. जो एनिमल सेंसस होता है, जैसे हमारा सेंसस है वैसे एनिमल का भी एक सेंसस होता है. तो ये एनिमल सेंसस के बेसिस पर अगर हम देखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितना है, जो मिल्च एनिमल है उस मिल्च एनिमल में काउस का परसेंटेज कितना है, ये कुछ पॉइंट्स आप नोट करो. मतलब ये फैक्ट्स आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, बट इट विल हेल्प यू टू डेवलप योर पर्सपेक्टिव. ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है. तो एनिमल सेंसस, काऊ का पॉपुलेशन कितना है, टोटल मिल्च एनिमल में उनका परसेंटेज कितना है, ठीक है, अगर उनका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये कुछ एस्पेक्ट्स यहां पर आपको लिखने चाहिए. तो जब आप ये कुछ फैक्ट्स लिखते हो विथ फैक्ट्स, ये बात ध्यान में रखना, जब आप फैक्ट्स को आंसर में मेंशन करते हो तब यहां पर जो ग्रिफ है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. अंडरस्टूड? वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. जो भी आपका ग्रिफ है, जो अभी आपने एक्सप्रेस किया है, लिखा है, तो जब उसको एसेस किया जाता है, चेक किया जाता है, तो उस टाइम उसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा. बट मेक श्योर कि आपके फैक्ट्स ये एक्यूरेट और करेक्ट होने चाहिए. अगर आपके फैक्ट्स एक्यूरेट है, करेक्ट है, देन इट विल हेल्प यू ट्रिमेंडसली जब भी आप उसका आंसर लिखते हो तब. अंडरस्टूड? सपोज यहां पर मैं एक स्टोरी नरेट कर रहा हूं, एक रैंडम स्टोरी, कि वंस अपॉन अ टाइम एक राजा हुआ करता था, ठीक है, और उस राजा के राज्य में यहां पर उसने एक XYZ, उसने एक तालाब बनाया था, उसने कुछ मार्वलस कंस्ट्रक्शंस किए हुए थे. ये एक नरेशन हो गया स्टोरी का. मैंने क्या कहा? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, और उस किंग ने उसके किंगडम में कुछ लेक्स, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल उसने मार्वल्स, मतलब सुंदर ऐसी चीजें उसने बनाई. ये सब पॉइंट्स आप अगर यहां पर मेंशन करते हो, और अभी इसका एक्सप्रेशन में थोड़े अलग तरीके से करता हूं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग नेम्ड, लेट्स से हर्षवर्धना, ठीक है, या एनी किंग जो आपको पसंद है. देयर वाज अ किंग और उसके किंगडम का नाम था माहेशमती, लेट्स से, कि या फिर बाहुबली. देयर वाज अ किंग नेम बाहुबली या महेंद्र बाहुबली. द नेम ऑफ हिज किंगडम वाज माहेशमती. माहेशमती वाज लोकेटेड इन बिटवीन XYZ हिल्स. जो भी हिल्स के नाम है उसको आप मेंशन कर देना, और उस हिल्स के दरमियान एट दी सो एंड सो आप वो स्पेसिफिक मेंशन कर दो. इन 1873 यहां पर महेंद्र बाहुबली टेक स्वॉन एज अ किंग ऑफ द माहेशमती सिंहासन, एंड आफ्टर बिकमिंग अ किंग he decided to solve the issue of water scarcity, so he built 5,000 square meter man-made lake which has some 10,000 gallons of water, and he added some other aspects. He added the beautification and he planted, just mention कर दो कुछ trees के नाम. Then he constructed, he built XYZ, जिसको आज ताजमहल के या किसी भी एक नाम से जाना जाता है, जो कंस्ट्रक्शन से. अभी जो दूसरा एक्सप्रेशन था, आपका स्ट्रॉन्ग ग्रीफ किस में रहा? सेकेंड वाले में प्रोबेबली.
फर्स्ट इसमें मोनोटोनस जा रहा है कि कोई तो राजा है, कौन राजा, कौन मेहनत करेगा सोचने के लिए कि हाँ कोई राजा था उसने तालाब बनाया, दैट्स इट। काफी बोरिंग है चेक करते वक्त। बट जब आप ये पॉइंट्स, ये फैक्ट्स एक एप्रोप्रिएट तरीके से जब मेंशन करते हो, तो ये फैक्ट्स आपने एप्रोप्रिएट तरीके से मेंशन करने के बाद यहां पर फिर क्या होगा, यहां पर जब एग्जामिनर उसको चेक करता है, एग्जामिनर चेक करेगा, तब वो आपके आंसर के साथ अटैच हो जाता है। मतलब वो एक ग्रीफ, आप उसको आपके आंसर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उसको सोचने पर मजबूर कर रहे हो, उसको इंटरेस्ट उसके मन में आ रहा है कि हाँ कोई तो महेंद्र बाहुबली नाम का एक किंग है जो माहेशमती में रहता है, और उसने, जब हम कुछ फैक्ट्स जब ऐड करते हैं, जब हम नाम ऐड करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जब हम फैक्ट्स ऐड करते हैं तो जो भी हम रीड कर रहे हैं या जो भी हम सुन रहे हैं उसको हम ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। अंडरस्टूड? यहां पर जो मैंने फैक्ट्स आपको बताई, तो ये सब फिक्शनल फैक्ट्स थी। यूपीएससी में कुछ फिक्शनल नहीं लिखा जा सकता है, ये तो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? जब आप आंसर लिखते हो, पहला जो एक्सप्रेशन था काफी बोरिंग मोनोटोनस था, लेकिन दूसरे एक्सप्रेशन में वही चीजें आपने कुछ फैक्ट्स के साथ मेंशन की, तब आपने यहां पर एग्जामिनर को आपने यहां पर इंप्रेस किया, एग्जामिनर को आपने कन्विंस किया, और एग्जामिनर का इंटरेस्ट आपने यहां पर जगा दिया कि वो अब यहां पर उस इंटरेस्ट से आपके आंसर को रीड करेगा। अंडरस्टूड? ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है, समझना है। तो वैसे ही जब आप माय काउ, ये जो आपने ऐसे लिखा है, इसमें जब आप फैक्ट्स का एडिशन करते हो, द एडिशन ऑफ फैक्ट्स अल्टीमेटली क्या करेगा, ये एडिशन ऑफ फैक्ट्स आपके आंसर को और ज्यादा ऑथेंटिकेट कर देता है, और ज्यादा ऑथेंटिक बना देता है। एग्जामिनर का जो इंटरेस्ट है वो आ जाता है, और ऑथेंटिकेट होने के साथ साथ आपके फैक्ट्स के कारण आपके जो यूनिक पॉइंट्स हैं ये और ज्यादा बेटर लगते हैं। तो फैक्ट्स और ये जो पॉइंट्स है, इन दोनों को आपने बहुत सिस्टमेटिकली क्या करना है, क्लब करना है। हर आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपके फैक्ट्स आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर जो पॉइंट लिखा, इंटीग्रल, फर्स्ट पॉइंट से हम शुरू करते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिली। ये जो पॉइंट हमने यहां पर मेंशन किया है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिली है। बट डू यू थिंक ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है? लिखना क्या ये सच में इंपॉर्टेंट था? इसको अगर लिखना है तो कोई स्पेसिफिक तरीके से लिखा जा सकता था। तो यस, यहां पर आपको एक्सप्रेशन देखो कैसे चेंज होते। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिली ये लिखा है, और अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिख देता हूं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सम एग्रीरियन या एग्रीकल्चरल फैमिलीज, कौन सा यहां पर एक्सप्रेशन ये बेटर लगता है? इट्स नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल द फैमिलीज। क्या हमारे गुवाहाटी में या ईटानगर में यहां पर आपको हर घर में गाय देखने को मिलेगी? मेरे घर में नहीं है, मेरे पुरखों के पास थी, या मेरे गांव में है, लेकिन मेरे घर में नहीं है। तो आप लिखते वक्त आपका एक्सप्रेशन, अभी देखो आपने भी यही लिखा, मान के चलते आप सब ने यही लिखा है, ठीक है, पराज ने भी यही लिखा, दिव्य देवज्योति ने भी यही लिखा, संगियो ने भी यही लिखा, पियाली, दिवाकर, सब लोग यही लिख रहे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिली। लेकिन आप में से जो ये लिखेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ सम एग्रीकल्चरल फैमिलीज या एग्रेरियन फैमिलीज और एग्रेरियन कम्युनिटीज, तो मैं ज्यादा मार्क्स इसको दूंगा जिसने ये स्पेसिफाई किया है। अंडरस्टूड? आपको इंप्रूवमेंट कहां पर करना है लिखते वक्त। इसलिए मैं कहता हूं कि आंसर राइटिंग इज नॉट ओनली अबाउट योर नॉलेज बेस, इट्स ऑल अबाउट योर यूनिकनेस while expressing yourself. That's the most important thing. ठीक है, ये बात आपको समझनी है। उसके बाद कल्चरल सिग्निफिकेंस, सिविलाइजेशन की वन ऑफ द
फर्स्ट एनिमल्स जिसको हमने अडॉप्ट किया था। देखा जाए तो हिस्टोरिकल या इवोल्यूशन के एस्पेक्ट्स ये कहते हैं कि फर्स्ट अडॉप्टेड एनिमल ये डॉग को माना जाता है, द फर्स्ट जो ह्यूमंस ने अडॉप्ट किया हुआ था। लेकिन डॉग के बाद यहां पर काऊ या जो मिल्च एनिमल्स है उनका सिग्निफिकेंस आप लिख सकते हो कि हमारे इवोल्यूशन के प्रोसेस में, तो जब आप इवोल्यूशन का एंगल आपके सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ऐड करते हो, तो सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब आपने यहां पर ये मेंशन किया कि वन ऑफ द फर्स्ट एनिमल्स जिसको हमारे सिविलाइजेशन में या ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अडॉप्ट किया था, और अडॉप्ट करने के बाद आप उसको थोड़ा सा यूनिक पॉइंट क्या ऐड कर सकते हो कि डॉग, काऊ, दीज आर वन ऑफ द फर्स्ट एनिमल्स जिसको अडॉप्ट किया गया था। दो डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल अडॉप्टेड बाय द ह्यूमन सिविलाइजेशन एज पर दी इवोल्यूशन या इवोल्यूशन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सिग्निफिकेंस, काऊ का सिग्निफिकेंस डॉग से थोड़ा ज्यादा लगता है। काऊ का जो सिग्निफिकेंस है वो यहां पर आपके जितने भी हमने पॉइंट्स लिखे उस एस्पेक्ट में आप लिख सकते हो। डॉग का सिग्निफिकेंस थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। डॉग का सिग्निफिकेंस यहां पर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, उसके लिए समटाइम्स फॉर द हंटिंग उसके लिए यूज किया जाता था। अगर कोई कार्निवोरस एनिमल आते हैं तो वो एक अलार्म के तौर पर काम करता था। ठीक है, ये सब है। अभी कार्निवोरस एनिमल आने के बाद अलार्म देना ये काम काऊ भी कर सकता है। ठीक है, हाँ, काऊ शिकार नहीं कर सकता है। ठीक है, काऊ शिकार नहीं कर सकता है, लेकिन अलार्म तो वो भी कर सकता है। तो ये एक एस्पेक्ट है। लेकिन डॉग का जो सिग्निफिकेंस है, ये जो मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए यही तक है। काऊ का सिग्निफिकेंस देखो, काऊ का सिग्निफिकेंस मिल्क, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, एग्रेरियन प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन। और ये सब के बाद सिविलाइजेशन को रियलाइज हुआ कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे द मदर या फिर मदर नेचर टेक केयर्स ऑफ अस, तो इसको भी एक मां का दर्जा मिलना चाहिए। इवन द काऊ डिजर्व टू बी अ स्टेटस और स्टेचर ऑफ मदर कि हु टेक केयर्स ऑफ द एंटायर फैमिली। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ एडिशनल पॉइंट्स आप यहां पर ऐड कर सकते हो। फिर जब उसको काऊ को जब एक मदर या मदर फिगर के तौर पर कंसिडर किया गया तो वो सेक्रेड बन जाती है। सेक्रेड बनने के बाद यहां पर जो हमारे अभी माइथोलॉजिकल एंगल आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन माइथोलॉजी का एक सिंगल पॉइंट आप लिख सकते हो कि माइथोलॉजी में भी काऊ का सिग्निफिकेंस बहुत सारे भगवानों के साथ जोड़ा गया है। ये एक एस्पेक्ट अगर आप चाहे तो लिख सकते हो। ठीक है, देन यू कैन स्विच टू द लाइव स्टॉक, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अभी ये जो CH4 इमिशन है इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा रिजर्व रख रहा हूं, इसके तरफ मैं थोड़ा बाद में आता हूं। ठीक है, नाउ फिर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में आप मेंशन कर सकते हो कि काऊ गिव्स बर्थ टू द बुलक, ऑक्स, और उनके कारण यहां पर खेती हो सकता है। हमारे सिविलाइजेशन के एस्पेक्ट में भी ये पॉइंट आप लिख सकते हो। देन यू मेंशन अबाउट दीज आर द मोस्ट इंप्रेसिव पॉइंट्स जो आपने बताए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू यहां पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। मेंशन दी फैक्ट्स। लेकिन यहां पर और एक स्किल सेट आपका काम कर सकता है। कैसे? जब आप अमूल का एग्जाम्पल देते हो, पुरोबी का एग्जाम्पल आप देते हो, तो ये एग्जाम्पल देते वक्त अगर आपको कुछ फैक्ट्स पता है, फैक्ट्स जैसे कि उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, या फिर आप मेंशन कर देते हो वर्गीस कुरियन का नाम या मिल्क रिवॉल्यूशन, तो ये जो कुछ पॉइंट्स जब आप यहां पर ऐड करते हो कि आपका मिल्क रिवॉल्यूशन, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये फैक्ट ऐड करने के बाद डोंट यू थिंक कि आपका आंसर ये और ज्यादा ऑथेंटिक बन जाएगा? इजंट इट? तो ये एक पॉइंट आप यहां पर ऐड कर सकते हो। एग्रीकल्चरल असिस्टेंस में यहां पर आप एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि यहां पर जो कैटल फार्मिंग या कैटल के कारण ये एक एग्री एंड अलाइड सेक्टर, ये टुगेदर फार्मर्स कम्युनिटी का अपलिफ्टिंग कर सकता है। किसी ने शायद ऑनलाइन बच्चे ने ये कमेंट किया था कि अपलिफ्टिंग ऑफ द फार्मर्स, तो फार्मर्स कम्युनिटी के अपलिफ्टिंग में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल
यहां पर रहेगा कि एग्री एंड एलाइड सर्विसेज। तो एलाइड सर्विसेज में आपका डेयरी आ गया, मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। भैया को भेजना, गर्म पानी चाहिए इसमें। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहां पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देन यहां पर फीडिंग, फूड सिक्योरिटी, ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। तो फूड सिक्योरिटी में एक न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट आप ऐड कर सकते हो। जो हमारा मिड डे मील स्कीम है, तो मिड डे मील स्कीम में यहां पर उनका रोल क्या हो सकता है। तो फिर अभी आपको एंगल थोड़ा सा स्विच करना होगा कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व, टू सेव द काउज। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि उनके ये सारे सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस के साथ साथ यहां पर फूड सिक्योरिटी में, न्यूट्रिशन में उनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको यहां पर मेंशन करने हैं। नाउ दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट की CH4 इमिशन लाइव स्टॉक के कारण, बट कंप्लीटली काऊ को उसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता है। दादा इसमें गर्म पानी लाना, थैंक यू। तो यहां पर उसके लिए एंटायर काऊ को ये ब्लेम नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर आप एक एंगल दे सकते हो कि स्टेट का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या स्टेट का एक इंपॉर्टेंट यहां पर पॉलिसी स्कीम कुछ तो होना चाहिए टू मेंटेन द फाइन बैलेंस। यू कैन मेंशन अबाउट द सस्टेनेबल अप्रोच ऑफ द स्टेट हियर। ये पॉइंट यहां पर मेंशन किया जा सकता है। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड टू ऑल दीज पॉइंट्स? और कुछ है ऐसा जो ऐड किया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है? हम्म, हाँ, वेरी गुड, हाँ, हाँ, हाँ। द ओरिजिनल ब्रीड उसको प्रिजर्व करना, यस वेरी गुड, आप उसको मेंशन कर सकते हो कि उससे क्या, उसके अपने एक न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स भी है, तो उसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। अभी इसमें और एक एस्पेक्ट जो आपके आंसर को और थोड़ा ऑथेंटिक करेगा, तो वो है कि डू वी हैव इनफ वेटरनरी सर्विसेज फॉर द काउ। ये पॉइंट शायद आपसे मिस हो गया। यहां पर अगर हमें वेटरनरी सर्विसेज का एंगल भी क्यों ऐड करना है, क्योंकि अब से 2-3 साल पहले यहां पर मिल्च एनिमल्स आपके एक इन्फेक्शन के घेरे में आ गए थे, लंपी डिसीज। आप ये केस स्टडी मेंशन कर सकते हो आंसर में कि जो लंपी डिसीज के कारण देर आर थाउजेंड्स ऑफ मिल्च एनिमल्स, काउ, बफेलोज, ये सब उनकी डेथ हुई थी, बुलक। यहां पर शायद हमने हमारे रीजन में उसका इफेक्ट नहीं देखा होगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा था, हाईवे से जाते वक्त अक्रॉस द रोड उनकी डेड बॉडीज यहां पर डिकम्पोज हो रही थी, एक लंपी डिसीज के कारण। तो लंपी डिजीज में थाउजेंड्स ऑफ मिल्च एनिमल्स की डेथ होना, अभी स्पेसिफिकली हमारा फोकस काऊ है तो हम काऊ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इट शोज द ड्रॉबैक्स, एरर्स और द लैक्यूनास इन द इंडियन वेटरनरी सिस्टम। तो यहां पर ये एंगल भी आप मेंशन कर सकते हो कि हमारे वेटरनरी सिस्टम को हमें और बेटर और रिफाइन करना चाहिए। ये पॉइंट आपका थोड़ा सा यहां यूनिक हो सकता है। अंडरस्टूड? तो ये केस स्टडीज आप जरूर मेंशन कीजिए। देन सिविलाइजेशन का हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, ये टॉपिक बहुत बोल्ड है, बीफ कंजम्पशन। दूसरा, यू डोंट नो द पर्सपेक्टिव, थॉट प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है, तो इसको आपने बहुत डिप्लोमेटिकली लिखना चाहिए इस टॉपिक को। अब इसको डिप्लोमेटिकली कैसे लिख सकते हो कि अगर ये एनिमल सेक्रेड माना गया है हमारे कम्युनिटी में, तो आप क्या कीजिए, डिप्लोमेटिकली इसको लिखकर यहां एग्जामिनर को सोचने दीजिए, वो उसका कंक्लूजन अपने तरीके से निकालेगा। लेट द एग्जामिनर कंक्लूड, लेकिन बहुत ही डिप्लोमेटिकली आपको लिखना है। हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हो मेरे स्टेटमेंट से, मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या करना है। यहां पर आप लिख सकते हो व्हाट टू ईट, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। शायद कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये फंडामेंटल राइट दिया है कि मुझे क्या खाना चाहिए, मेरे फूड चॉइसेस या मेरे फूड प्रेफरेंसेस क्या हो सकते हैं। ये अगर मेरा फंडामेंटल राइट है, तो उसी के साथ साथ बाकी के लोगों का कल्चरल रिलीजियस राइट्स भी फंडामेंटल राइट है। समझ रहे हो?
यहां पर सोशल हार्मनी, सोशल बैलेंस, ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी के एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहां पर बीफ कंजम्पशन हो रहा है तो उस बीफ कंजम्पशन के लिए यहां पर स्टेट द्वारा ये मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए, रादर देन सम काउ विजिलेंट्स हु आर डिस्टर्बिंग और डिसरप्टिंग द सोशल हार्मनी एंड लॉ एंड ऑर्डर। बस इतना लिख के छोड़ दो। आपका आइडियोलॉजी क्या, अभी जो मैंने बताया, कोई गेस कर पाएगा? मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, मैं मॉडरेट हूं, मैं बीफ का कंजम्पशन करता हूं या नहीं करता हूं, कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, अगर आप लिख देते हो कि बीफ कंजम्पशन शुड बी टोटली बैंड, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एग्जामिनर यहां पर आपका एक्सट्रीमिस्ट होगा। एग्जामिनर ये सोचेगा कि इतना एक्सट्रीमिस्ट और एकदम लास्ट पॉइंट पर जाके सोचने वाला एस्पिरेंट आईएएस बनने के लिए काबिल है? आईएएस कैसा होना चाहिए? एक बैलेंस। अभी जो मैंने आपको बताया इस पर टेल मी ऑनेस्टली, लाइव स्टूडेंट्स, इवन आई एम आस्किंग टू यू, आप बता पाओगे कि यहां पर मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, मैं बजरंग दल का कार्य करता हूं या मैं लिबरल हूं, या मैं मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट हूं, या मैं राइटिस्ट हूं, मैं बीफ कंजम्पशन करता हूं या मैं प्योर वेजिटेरियन हूं? नहीं बता पाओगे। आपने एक बहुत ही सेंसिटिव क्रिटिकल टॉपिक को बहुत केयरफुली हैंडल करके एक्सप्लेन किया है, एंड दैट्स योर स्किल सेट। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे आ सकते हैं। इफ यू टोटली अवॉइड मेंशनिंग द बीफ कंजम्पशन, इट मीन्स शायद से एग्जामिनर ये सोच सकता है कि ये एस्पिरेंट्स काफी रिजर्व है और ये जानबूझकर ऐसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टॉपिक को शायद हाथ नहीं डालना चाहता है। बट जब आप ऐसा सेंसिटिव टॉपिक पिक करते हो तो आपका इनिशियल इंप्रेशन ये बेटर होता है कि हाँ, बंदे में कुछ तो दम है या बंदी में कुछ तो दम है। हाँ, उसको जेंडर भी नहीं पता होता है कि किसने लिखा है, मेल ने या फीमेल ने। ठीक है, तो गट्स तो है, डेयरिंग तो है कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उसने पिक किया, लेकिन उसको आप एक्सट्रीमिज्म के साथ एंड करते हो तो इंप्रेशन वही जीरो हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमने एक्सप्रेस किया है तो उससे आपका एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है वो आप शोकेस कर रहे हो। अंडरस्टैंड? ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। देन पॉपुलेशन एग्जिस्टेंस में जो मैंने आपको बताया, वेटरनरी डिपार्टमेंट को और ज्यादा बेटर किया जाना, उनके वैक्सीनेशंस, लंपी डिजीज, ये सब आप मेंशन कर सकते हो। अभी यहां पर आप एक और सोशो इकोनॉमिकल, सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, पहले सोशो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में मैं बताता हूं आपको। यहां पर जो कोई सो कॉल्ड काउ विजिलेंट है, तो काउ विजिलेंट के कारण बहुत से जो आपके लेट्स से जो बीफ इंडस्ट्रीज थी, तो ये बीफ इंडस्ट्रीज समहाउ थोड़ी बहुत वहां का जो है वो हैम्पर हुआ, ऐसा माना गया। फिर पूछा गया जो फार्मर्स थे जो खुद होके काऊ को यहां पर दे देते थे, तो उनको रीजंस पूछे गए कि आप बीफ के लिए काऊ को क्यों बेचते हो। तो उनका यही था मेन प्रॉब्लम यहां पर, इवन वी डोंट वांट टू सेल, लेकिन इसको भी आपको डिप्लोमेटिकली लिखना है। नाउ सेलिंग द काउ फॉर द बीफ कंजम्पशन और द बीफ एक्सपोर्ट, ये एज पर द सर्वेज, ठीक है, आप खुद के ऊपर मत लेना, सर्वे के ऊपर डाल दो। एज पर द सर्वेज दिस इज द लास्ट ऑप्शन ऑप्टेड बाय द फार्मर्स और द कैटल ओनर्स और द काउ ओनर्स। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मेंटेन और टू सस्टेन देम। फिर आप यहां पर मेंशन कर सकते हो चारा की मतलब लैक ऑफ, उनको खाने को लिए नहीं वो दे पाते हैं, वैक्सीन ठीक से नहीं दे पाते हैं, और वो बहुत उनका जो सिग्निफिकेंस है वो भी कम होते जा रहा है। क्योंकि अगर अनहेल्दी काउ का इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस कुछ हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, लेकिन ये बहुत से, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टॉपिक, इसको भी आपने बहुत डिप्लोमेटिकली लिखना है कि यहां पर अगर बीफ कंजम्पशन या बीफ एक्सपोर्ट के लिए काऊ को सेल किया जा रहा है, सो एज पर द सर्वे फार्मर्स या उनके ओनर्स के इश्यूज, कंसर्न और कंप्लेंट यही थे कि उनको चारा ही वो नहीं दे पा रहे हैं या वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है एग्रेरियन क्राइसिस, हो सकता है ड्रॉट प्रोन, तो कैसे उनको सस्टेन करे? तो स्टेट मस्ट थिंक ऑन द लाइन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच, कि अगर हमें काऊ को प्रिजर्व करना है, और ये इस एक्सट्रीम इस पे भी मत जाना जो मैंने कहा कि काऊ को प्रिजर्व करना ही चाहिए, लेट द स्टेट डिसाइड। We are living in a democratic polity, constitutional democracy, and the public authorities
they are competent enough to take decision how much percentage of beef export we should focus and what focus we must have or what priority we must have for the overall preservation of the cow. तो ये एक एस्पेक्ट यहां पर आप लिख सकते हो. सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आप जो मैंने थोड़ी देर पहले केस स्टडी बताया था आपके मॉब लिंचिंग का, तो वो आप मेंशन कर सकते हो कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल. अभी इसमें हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉब लिंचिंग, आप ऐसा एक क्वेश्चन मार्क आंसर में लिखना. देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अभी ये ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं. आप जब जीएस के आंसर्स लिखते हो, जीएस के आंसर्स में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना है, ऐसे में आपके पास ये प्रिविलेज हो सकता है. तो यहां पर आप लिख सकते हो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉब लिंचिंग क्वेश्चन मार्क. यहां पर इज इट द काउ हु इज रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन मार्क और द रेडिकल ह्यूमन एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये क्वेश्चन मार्क करके आप छोड़ दो. चाहे तो नीचे एक आप लाइन ऐड कर सकते हो कि ऑफ कोर्स काउ इसका, उसके ऊपर ये ब्लेम किया जाना फंडामेंटली गलत होगा. तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटलिस्ट है या जो एक रेडिकल एलिमेंट्स है, दे मस्ट थिंक ऑन दैट लाइन. फिर आप एक थोड़ा सा फैक्ट ऐड कर सकते हो जो सर्वेस के अकॉर्डिंगली ही है कि जिन काउस को यहां पर फिर जिनका एक एग्रेरियन या आपका जो मिल्क प्रोड्यूस करने का उनका कैपेसिटी कम हो गया है, तो उन चीजों में वो बेचारी काउ यहां पर हंगर के कारण उनकी डेथ हो जाती है. ये पॉइंट भी आपको हाईलाइट करना है कि यहां पर देन द स्टेट मस्ट इंटरवीन. द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, सॉरी, द प्रोटेक्शन ऑफ काउज बाय द स्टेट. तो ये प्रोटेक्शन, अगर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हो आप उस एनिमल को, सो व्हाट शुड बी द डायमेंशंस ऑफ प्रोटेक्शन, व्हाट शुड बी द डायमेंशंस ऑफ कंजर्वेशन, इन सभी पॉइंट्स को आपको यहां पर लिखना है. आप मोरल पॉलिसिंग के थ्रू यहां पर काउ का जो स्लॉटर है वो तो आप लिखते हो, लेकिन अगर उनका स्लॉटर नहीं हो रहा है, वो बेचारी नेचुरल डेथ मरती है भूखमरी के कारण. काउ स्लॉट मतलब बैन किया गया इंडिया में, गो हत्याबंदी कानून है हमारे देश में, बट फिर उनकी डेथ के आंकड़े, ये कुछ फैक्ट्स आप लिख सकते हो. बिकॉज ऑफ हंगर क्राइसिस, बिकॉज ऑफ लंपी डिजीज कि इनके कारण जो उनकी डेथ्स हुई है. तो ये कुछ पॉइंट्स आप आंसर में यहां पर ऐड कर सकते हो. नाउ अभी मुझे ऑनेस्टली बताना, अब से कुछ समय पहले जब हमने क्लास स्टार्ट किया था, तो लेट्स से कि बिफोर 90 मिनट्स, बिफोर 80-90 मिनट्स जब से हमने डिस्कशन हम कर रहे हैं, उन 80-90 मिनट्स में काउ को लेके जो आपका एक परसेप्शन था या जो आपका थॉट था, ये आफ्टर 80-90 मिनट शायद बदल गया है. एक ब्रेन स्टॉर्मिंग काफी स्ट्रांगली हमने यहां पर किया हुआ है. एग्जैक्टली यही चीज आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन करनी है. डेवलप योर नॉलेज बेस, डेवलप योर डेटा बेस, बट एट द सेम टाइम learn to think in a 360 degree angle. You have to inculcate that quality in you throughout the preparation कि कोई भी टॉपिक, सब टॉपिक जब आप पढ़ते हो उसके 10 डायमेंशंस क्या हो सकते हैं. आप क्लास को आते हो, टॉपिक समझ लिया, बुक क्लोज किया, घर चले गए या दूसरे क्लास में चले गए. चलो दूसरे क्लास में जा रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, आप यू आर रनिंग क्वाइट बिजी. लेकिन जब आप घर में जाके बैठते हो शाम को, रात को, आज दिन भर में क्या पढ़ा, तो आज से ही ये एक्सरसाइज सबको करना है. अगर आज दिन भर में लेट्स से कि मेरा पॉलिटी का क्लास हुआ है या आईआर का क्लास हुआ है, ठीक है, तो लेट्स से पॉलिटी में मैंने आपको सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ाए, सेंटर स्टेट रिलेशंस में मैंने आपको फिस्कल फेडरलिज्म का टॉपिक पढ़ाया, तो उसमें फिर आप घर जाके ये सोचो कि अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी स्क्रिबल्ड इन द क्लासरूम या सर ने जो कुछ कहा, उसके अलावा और इसके क्या डायमेंशन हो सकते. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 10 डायमेंशन ही लिखने हैं, बट एटलीस्ट ट्राई टू राइट 2, 3, 4, 5 डायमेंशन जो आपको अलग लगते हैं. या फिर आप कोशिश करो कि जब आप सत्यजीत सर का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखोगे या जब आप खुद पर्सनली कुछ न्यूज़ रीड करोगे, तो वो न्यूज़ रीड करने के बाद अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एडिशन मिलता है, फैक्ट्स मिलती है, तो उसको भी आप यहां पर लिख सकते हो. So this is the thing you must follow.
and I conclude this class with the same statement, answer writing is an art. Now do you agree with me? हो सकता है जब मैंने क्लास की शुरुआत की थी कि आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, शायद आप सभी उसके साथ फुल्ली एग्री नहीं हुए होंगे, बट नाउ आई होप यू आर फुल्ली एग्री विद द स्टेटमेंट. टेल मी वेरी ऑनेस्टली एंड जेन्युइनली. ऑफ कोर्स कि आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, और उसको और कैसे बेटर किया जा सकता है, एक्सप्रेशंस को, फैक्ट्स को, केस स्टडीज को, इसका एक डिटेल डिस्कशन फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, अगले क्लास में भी मैं यही कंटिन्यू करूंगा. उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस और उसका आंसर कैसे लिखा जाता है, आपके कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम पिक करेंगे. उसके फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये सीरीज कैसे चलने वाला है. यहाँ पर मैं एक क्लास लेता हूँ, नदीम सर लेते हैं, ठीक है, मृत्युंजय सर का क्लास होता है. तो अभी यहाँ पर मेरा जो कोर्स ऑफ एक्शन है मैं बताता हूँ. नेक्स्ट सैटरडे हम यही डिस्कस करेंगे. इसका एक सेकेंड पार्ट, ठीक है, आज जो हमने डिस्कस किया इसका एक सेकेंड पार्ट आने वाला है, तो उसको मैं नेक्स्ट सैटरडे आपको बताऊंगा. फिर मैं आपको ट्रेन करूंगा कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये चीज क्या होती है, उसको कैसे लिखना होता है. फिर मैं आपको ट्रेन करूंगा कि आप क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर सकते हो. यू मस्ट लर्न टू फ्रेम द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. ये थोड़ा एडवांस में हम करेंगे. फिर मैं कुछ करंट के टॉपिक्स जिसका मैं लाइव आंसर राइटिंग यहां पर कराऊंगा कि कुछ आंसर्स आप लिखोगे, फिर उसमें एक 15 मिनट का टाइम मैं सबको दूंगा कि किसी एक क्वेश्चन को फिर आप उसका आंसर लिखोगे जैसे आज आपने प्रैक्टिस किया. लेकिन आफ्टर मे बी 4-5 वीक्स आप थोड़ा सा प्रो हो जाओगे, थोड़ा सा आप में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा लिखने का. फिर आप वो लिखना, देन वी विल डिस्कस. उसके बाद फिर यहाँ पर मैं कुछ टॉपर्स के जो कॉपीज है, उन टॉपर्स के कॉपीज यहाँ पर मैं पब्लिश करूंगा, दिखाऊंगा, और उन टॉपर्स ने कैसे आंसर लिखा है और उस आंसर में और क्या एडिशन हो सकता है, क्या इंप्रूवमेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर जो मेरे पास टॉपर्स कॉपी है, तो यहां पर हमारे पास ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट्स जो है उनके भी टॉपर्स कॉपी है, ऑल इंडिया टॉपर के भी कॉपीज है हमारे पास. तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि कोई एक क्वेश्चन जो मैं आपको लिखने के लिए दूंगा, जो क्वेश्चन ऑलरेडी टॉपर ने लिखा हुआ है, फिर हम उसके नेक्स्ट क्लास में कंपेयर करेंगे कि आपने क्या लिखा है और टॉपर किस तरीके से लिखता है, और एक बैलेंस्ड और सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है ये हम डिस्कस करेंगे. सो आई होप दिस वैल्यू एडिशन विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. लाइव स्टूडेंट्स, क्लियर है सब कुछ? आई होप यू एंजॉयड इट. आपको कुछ नए इंसाइट्स मिले होंगे, तो इसको कभी भी मत भूलना, ठीक है. और जो मैंने शुरुआत में कहा था आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, मैंने आपको और एक एग्जांपल दिया था संगीत में. राग मल्हार एक है, गाने अलग अलग हो सकते हैं, तो हमारा गाना यूनिक बनाने की कोशिश करो. अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? फाइन. चलो, थैंक यू सो मच. सी यू इन नेक्स्ट क्लास.